हो तो जा, कमेंट विल अपीयर हियर लाइव। Comment will appear. Oh no. नमस्कार। हेलो तरुण, हेलो श्रेया। तरुण और श्रेया बताएं मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, जैसे ही कुछ लोग आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग। हेलो अभिनव। ओके, आवाज आ रही है, थैंक यू। हाँ जी, आ रही है, ओके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय है कि कला समाज के लिए औषधि है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और चाह रहे हैं कि कुछ लोग और ऐड हो जाएं, तो हम चालू करें। मनीष सर, अभिनव नमस्ते। ओके, अभी 7 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ लोग और जुड़ जाएं ताकि उनका भी कुछ मिस ना हो और अच्छे से पूरी वार्तालाप वो सुन सकें। हेलो सुनीता जी, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये पहली बार लाइव होना थोड़ा तो अजीब लग रहा है और थोड़ी घबराहट भी है अंदर कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, पर बोल लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, कला समाज के लिए औषधि है। तो कला से क्या तात्पर्य है या कला को हम किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, कल्पनाएं होती है, जिसको साकार रूप कला देती है। उसके माध्यम कई हो सकते हैं। हम गायन, वादन, नृत्य, एक्टिंग, किसी के भी जरिए अपनी कला पेश कर सकते हैं और हम अपनी अनुभूति को किसी और की अनुभूति या उसे फील करा सकते हैं कला के माध्यम से। और एक और मुझे लगता है, अच्छा विषय, ओके। मुझे लगता है कि कला जो है वो कलाकार उसे जन्म देता है, तो वो एक मात्र रूप हुआ। जैसे जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे और अपने आप पर रहता है, वो अपना बहुत ख्याल रखती है। वैसे ही एक कलाकार है जो अपना पूरा ध्यान रखता है और उससे क्या क्रिएटिव करने वाला है, वो किस कला को जन्म देने वाला है, उसमें लीन हो जाता है। अब औषधि, जब एक इंसान को कोई रोग हो जाता है, कोई विशेष रोग हो जाता है, उस विशेष रोग से संबंधित जो भी उसे उपचार की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो औषधि से अपने औषधि ग्रहण कर अपने रोग को दूर कर देता है। लेकिन उसके लिए एक निश्चित अमाउंट होता है कि आपको ये इतना लेना है, खाने के बाद लेना है या खाने के पहले लेना है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों विषय में थोड़ी असमानता है कि कला हम कभी भी और किसी भी मात्रा में, उससे तो हमारा पेट ही नहीं भरता है। तो हम कला का कितना भी आनंदित करती है ना, वो हमें आह्लादक तत्व हमारे अंदर प्रवेश करता है कला के द्वारा, तो हम उसे कितना भी ले सकते हैं। उसकी कोई नियंत्रण या कोई सीमा नहीं है जिसे हम बोलें कि नहीं हमें कला तो इतनी ही चाहिए। नमस्कार कन्हैया दादा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। बहुत सुंदर, ओके। तो कला औषधि कैसे है? अब थोड़ा कुछ पर्सनल शेयर करते हैं कि हमारे जीवन में कला कैसे औषधि बनी। तो हम 12th क्लास से जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और बचपन से ही हमें नानी ने पाला। तो
नानी के साथ बहुत सारी सीखें और डबल एक्सपीरियंस एक इंसान हमें पाल रहा था, तो उनके अनुभव बहुत सारे प्राप्त किए और बहुत छोटे से ही लगने लगा था कि यार बड़े हो गए हैं, अब तो नानी के लिए कुछ करना है। तो 12th के बाद टेलीकॉलिंग की जॉब स्टार्ट की थी। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर हुए और कैशियर हुए एक हॉस्पिटल में, फिर LIC में कंसल्टेंट की पोस्ट मिली। उसके बाद नानी को एक बीमारी हुई, उनको कैंसर था और लगा कि यार अब क्या होगा, अब कैसे क्या होगा। और 2016 में उनका देहांत हुआ, जिसका बहुत गहरा प्रभाव अंदर तक पड़ा और हमारी हंसी, हमारी बातें और जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत फोक गाना, डांस, वो सब थम सा गया। लगा कि यार अब क्या होगा, अब कौन है, ये जगह जो थी वो तो खाली हो गई। किसी से बात करना, हंसना, बोलना सब कुछ बंद। एक दिन एकांत में बैठे थे, सोच रहे थे कि यार क्या होगा, अब क्या करना है। तो जॉब तो करनी ही थी क्योंकि कुछ उधारी हो गई थी जो कि चुकानी थी। फिर याद आया यार बचपन में थिएटर किया करते थे, तो क्यों ना थिएटर ज्वाइन कर लें फिर से। और हमने थिएटर शुरुआत किया था 9th क्लास में जब थे, और याद आया कि यार फिर से कर लेते हैं, यार थिएटर कर लेते हैं। जब थिएटर गए तो अरुण दादा मिले। अरुण दादा ने कोई हमसे नाम नहीं पूछा कि यार क्या नाम है आपका और कैसे क्या, उनको हम याद थे, जो कि हम 2009 के बाद 2016 में पहुंचे थे दादा के पास। हमें लगा यार हाँ दादा तो भूल गए होंगे, लेकिन दादा को सब याद था। और तब थिएटर हमारे लिए औषधि बनी। तब हमने बोलना फिर से सीखा, हंसना फिर से सीखा, और बस आपके सामने बैठे हैं। तो ऐसा रहा कुछ एक्सपीरियंस। और शिवानी, हेलो शिवानी, हेलो सभी को, ईशानी हेलो। तो कला मातृ रूप है, जो कलाकार कला को जन्म देता है, वो हमें और संवेदनशील बनाती है। हम लोगों को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम कुछ कुछ नया कर सकते हैं। और हम समाज को कहाँ देखते हैं, हम कौन सा एक प्ले उठाएं, कौन सी ऐसी रचना करें जिसका समाज पर क्या प्रभाव पड़े, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और विचार को साकार रूप देना, तो एक सामंजस्य होना कि हम जो कर रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी संस्कृति क्या कहती है। हेलो नमिता जी। तो बस ऐसा है। और आप सभी कुछ भी चाहें तो कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा एकेडमिक अगर जाएं तो कला, सबसे पहले कला जो शब्द है वो हमें नाट्यशास्त्र में मिलता है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद माना गया है, आप सभी जानते हैं, और वो भरत मुनि द्वारा रचित है, जिसमें 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक होने के कारण इसे षट सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। पहले कुछ लोग जो हैं वो वंचित रह जाते थे, वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते थे, उन्हें सुनना भी वर्जित था, इसलिए पंचम वेद बनाया गया, जिससे सभी लोग सुन सकते हैं, उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं उसे देखकर। तो ऐसे नाट्यशास्त्र की रचना हुई। और हर एक ग्रंथ, हर एक रचना में पहले ऐसा होता था कि मंगलाचरण पहले गाया जाता था। तो जैसे नाट्यशास्त्र का मंगलाचरण है, प्रणम्य शीर्षा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुत्राहित्रम। तो इसमें मंगलाचरण क्यों करते थे, ताकि हमारे ग्रंथ में या जो कोई भी हमें विघ्न आने वाले हैं, विघ्नों की समाप्ति के लिए, कि आप सभी हमारा सहयोग करें देवतागण, और हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो, उसके लिए मंगलाचरण किया जाता था। और उसी मंगलाचरण का अभी आधुनिक नाम हम पूर्वरंग बोल सकते हैं। नाटक के पहले भी हम पूर्वरंग करते हैं। बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि 64 कलाएं होती हैं, है ना। तो 64 कलाओं के बारे में विस्तृत विवेचन करना ये तो अभी संभव नहीं है, पर जितना कुछ थोड़ा भी पता है तो हम चाहेंगे कि उसे ही आपके साथ शेयर करें। जैसे वादन है, गायन है, तो गायन, वादन और संगीत, तो हमारे अंदर एक सवाल ऐसा आना चाहिए कि संगीत और गायन ये कैसे अलग अलग हैं, है ना। तो संगीत जो है, गायन, वादन और नृत्य तीनों का मिश्रण जो है
वो संगीत है। और गायन, गायन तो वैसे ही गायन हुआ जिसमें 7 सुरों में अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, अपने आप को साधा जाता है। थिएटर में नाटक के प्रोसेस के अलावा नॉर्मल लाइफ में आम दिनों में कैसे आर्ट इज़ मेडिसिन को देखती हो थिएटर में? हाँ, ओके शानी। तो एक क्वेश्चन आया है कि थिएटर में नाटक के प्रोसेस के अलावा नॉर्मल लाइफ में आम दिनों में कैसे आर्ट इज़ मेडिसिन को देखती हो थिएटर में है। ठीक है, जब भी हमें कोई परेशानी होती है और हमें उससे बाहर निकलना है, तो जो राइटर्स हैं वो अपने कागज़ कलम लेकर बैठ जाते हैं, है ना। जो जिन्हें म्यूज़िक पसंद है वो कुछ गाने सुनने लगते हैं, और हम कैसे लीन होते हैं उस प्रोसेस में कि जब मुझे कोई परेशानी होती है तो जैसा मन करता है कुछ पेंट करना है तो हाँ पेंट करेंगे, और धीरे 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 ख्याल उस पेंटिंग में खोते जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि यार हमें कोई परेशानी थी या हमारी विपरीत परिस्थितियों से हम जूझ रहे थे, हम क्या करें। तो ऐसे हमें कला बचाती है। राम राम मयंक भैया। ईशानी, हम आंसर दे पाए क्या? कला जीवन के लिए औषधि है, ये मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। जी दादा आप तीनों विधा में एक्सपर्ट हैं दी। ओह ठीक है, तो हम बात करते हैं कथक। कथक में बहुत सारी जो विधाएं हैं, चाहे हम वादन देख लें, कथक देख लें, इनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ है, तोड़े टुकड़े हैं जिनके बोल हम गायन में भी सीखते हैं, और जब हम कथक करते हैं तो उसका हम प्रैक्टिकल रूप करते हैं। मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि मैंने पहले कथक किया था और अब गायन कर रही हूँ, तो मुझे बहुत पहले से ही थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहता है, तो पकड़ने में इजी होता है कि अच्छा ये तो वो है, अच्छा 3 ताल ये है, अच्छा कहरवा ये है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं, अगर हम किसी झरने के पास बैठे हैं तो नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा होता है कि यार झरना बह रहा है, लेकिन जिसको संगीत में इंटरेस्ट है वो झरने का कलरव सुन लेता है, वो अपना जीवन उसमें जीने लगता है, वो शायद उसका मन कहीं ना कहीं झरने के साथ बह रहा होता है। वैसे ही जब हम कथक करते हैं तो हो सकता है कि जो दर्शक गण हैं, सुधीगण हैं, जो आह्लादित महसूस कर रहे हैं, वो चक्कर गिन रहे हों कि यार ये कितने चक्कर लगा रही है, 1 2 3 4। लेकिन जब वो चक्कर बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, 15-20 चक्कर हो चुके होते हैं, तो वो जो कथक कर रही है नृत्यांगना, वो अपने में लीन हो जाती है, वो खो जाती है कहीं, वो जीने लगती है अपनी कला। तो कला हमें जीना भी तो सिखाती है। वैसे ही संगीत की बात करें तो हम आलाप बोलते हैं कि यार सा लगा रहे हैं, घंटा भर से लगा रहे हैं। बचपन में जब नानी को कहा था कि यार नानी हमें भी ना म्यूज़िक सीखना है, हम भातखंडे जाएंगे, हम संगीत सीखेंगे, तो नानी ने कहा था कि नानी जाया करती थी वहाँ के परफॉर्मेंस देखने, तो नानी बोलती हैं कि यार क्या करोगी, उन लोग तो ऐसे करते रहते हैं, तो घंटा भर से ही चल रहा है, तो तुम घर में ही कर लेना, तुम अभी कथक कर लो। तो ये उनका था, तब उतनी समझ नहीं थी, हमने कहा ठीक है अच्छा तो अपन कथक कर लेते हैं। मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है। जी दादा, मनुष्य का दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया बदलता है। संगीत और नाटक के अंतर क्या है? अच्छा, नाटक एक खिचड़ी हम कह सकते हैं। जैसे अगर हमें सब्जी बनानी है तो उसके लिए कितने सारे तत्व लगेंगे तब एक बेहतरीन सब्जी हमारे सामने आएगी। वैसे ही नाटक बिना संगीत के पॉसिबल नहीं है, और संगीत बहुत हेल्प करता है नाटक को, और समग्रता है नाटक में, तो उस समग्रता को पूर्ण करने के लिए बहुत अहम हिस्सा है संगीत, जिसके बिना नाटक संभव नहीं है। शिवानी जी हेलो। और हमारी शुरुआत हुई थी बाल भवन से। बाल भवन हम गए और वहाँ जाकर चकरा गए, क्योंकि इतना कुछ हो रहा था सामने, समझ ही नहीं आया कि यार क्या करेंगे। हमें बचपन से हर चीज़ करने का मतलब लगता था, अरे ये भी कर लो, ये भी कर लो, अरे डांस भी तो करना है। वहाँ जब हम गए पता चला कि यार आप 2 ही चीज़ें कर सकते हो। तब साल भर के 60 रुपये लगा करते थे 2 चीज़ों के।
तो हम तो चकरा गए। और एक तरफ से हमको फोक सुनाई दे रहा है कि यार वहाँ पे डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है, वहाँ कथक चल रहा है, यहाँ क्ले मॉडलिंग चल रही है, पेंटिंग चल रही है। हमें लगा ऊपर से संगीत की आवाज़ आ रही है। यार हमने कहा सर और ज़्यादा नहीं सीख सकते? तो उन्होंने कहा बेटा आप देख सकते हो, पर एडमिशन तो आपको 2 ही क्लासों में दिया जाएगा। तब हमने चुना कि यार पेंटिंग कर लेते हैं और फोक कर लेते हैं। फोक डांस स्टाइल कोई सर सिखा रहे थे हमारे, इंद्र पांडे सर। तो हमने कहा कि कर लेते हैं। फिर हम बढ़िया जाने लगे। तो हम जैसे ही फोक क्लास से छूटते तो हम बढ़िया ऐसे झांकने लगते कथक की क्लास में कि यार क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। और फिर कभी कभी लगा कि यार बेटा क्या कर रही हो? तो मैम कुछ नहीं, बस देख रहे थे हम तो। तो ऐसा रहा। और इंद्र पांडे सर ने हमें रास्ता दिखाया कि आप विवेचना रंगमंडल ज्वाइन कर लो और वहाँ पर नाटक सिखाए जाते हैं। तब नाटक चल रहा था दुर्गा, पहला नाटक। और गए, इतने सारे लोग एक सर्कल में कुछ कर रहे हैं, ऑरेंज लाइट है और सब इतनी एकता। और जाके ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था हमेशा की तरह, लेकिन तब तो जाके ऐसे घुल मिल गए कि पता ही नहीं चला। ईशानी संगीत तो संगीत है, आर्ट थेरेपी, ओके। भजन भक्ति, हाँ अनिल जी, भजन भक्ति से मुझे याद आया कि बचपन से ही घर में ऐसे संस्कार दिए गए कि आपको पूजा करना है, आपको रामायण पढ़ना है, आपको सुंदरकांड पढ़ना है और उसकी अलग अलग धुन मम्मी गाया करती थी। तो हम भी बढ़िया, बहुत इंटरेस्ट आया हमको कि यार हम भी पढ़ेंगे रामायण। तो 5th क्लास से ही हम पढ़ने लगे, चीज़ें करने लगे। और फिर ऐसा लगा कि हम भी कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो बचपन का क्रिएशन तो ये था कि जैसे ही गाने आते थे, जैसे दगाबाजरी, तो इन गानों को सुन सुनकर हम उसमें रामायण पढ़ा करते थे। एक चौपाई सुनाते हैं, जैसे सीताराम जय सीतारामा जय जय सीताराम जय सीतारामा सीतारामा जय जय सीताराम जय सीताराम जय सीतारामा जय जय सीताराम जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे सिए राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस तरीके से कुछ कुछ करना चालू किया और लोगों को लगता कि यार ये तो बढ़िया है, इतनी छोटी सी बच्ची क्या गजब गा रही है। लोग टीका लगाकर, माला पहनाकर ऐसे पैर पढ़कर चले जाते थे। लगता था यार देवी टाइप के तो कुछ नहीं है। तो उससे भी स्टार्ट हुआ कोई नाटक जिसने तुम्हें एज अ ह्यूमन ग्रो करने में हेल्प किया हो। ईशानी, हर नाटक ऐसा करता है, हर एक नाटक, बस उसको महसूस करने की देरी रहती है। हम हर नाटक में कुछ अलग ही महसूस करते हैं। हर प्रोसेस में या किसी के भी साथ काम करने में बहुत सारी बातें हैं। जैसे कन्हैया दादा के साथ जब काम करो तो वो बोलते हैं कि इनर जो है, जो भी महसूस कर रहे हो उसको अंदर रखो। आप मुस्कुराते हुए सब कुछ व्यक्त कर सकते हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति जा रहा है आपको छोड़कर, आपको पता है कि वो दोबारा नहीं आने वाला है, तब आप ज़रूरी नहीं कि उसको बिल्कुल अश्रु बहा दो या बहुत हालत ख़राब हो जाए, ऐसे ही व्यक्त करो। उसको व्यक्त करने के दूसरे भी तरीके हैं। उनकी प्रोसेस में सीखा कि आप किसी को विदा मुस्कुरा कर भी कर सकते हो। भले ही आपकी आंखों में वो चीज़ दिखे, लेकिन आपके होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। ये उनसे सीखा। बाल भवन से बहुत सी विधाएं सीखने को मिलती है। बिल्कुल श्रेया, और बहुत ही बढ़िया लगता है बाल भवन में। कोई बुंदेलखंडी फोक सॉन्ग सुनाइए प्लीज़। ओके योगेश जी, बुंदेलखंडी फोक सॉन्ग सुनाते हैं। ये है कुछ कृष्ण जी का। बिरज में खेले फाग कन्हाई रे, खेले फाग कन्हाई रे, राधे संग सुहाई, हाँ हाँ रे राधे संग सुहाई, खेले फाग कन्हाई रे, राधे संग सुहाई।
हाँ हाँ रे राधे संग सुहाई, चलत अबीर रंग केसर को, चलत अबीर रंग केसर को, नभ अरुणाई छाई रे राधे संग सुहाई, हाँ हाँ रे राधे संग सुहाई, खेले फाग कन्हाई रे राधे संग सुहाई, हाँ हाँ रे राधे संग सुहाई। अब्बा नमस्कार। बहुत ही अच्छा गाती है। ओके, तो ऐसा कुछ रहा। फिर से हम बैक टू कुछ जितना भी नाट्य शास्त्र जानते हैं उस पर बातें करते हैं। तो जैसे कि पहले बताया हुआ कि नाटक जो है वो खिचड़ी है। बोलते हैं कि नाट्य की परिभाषा क्या है, तो अवस्थानुकृतिर नाट्यम, आपकी अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। पांचाली नाटक का विचार आपके मन में कैसे आया था? अच्छा, श्रेया अभी आंसर करेंगे, थोड़ा सा कुछ कंप्लीट कर लें। तो नाट्य, हाँ, मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नृत्य और नृत्य, नृत्य और नृत्य। तो भावाश्रयम नृत्यम, नृत्य जो होता है किस पर आश्रित होता है? भाव पर। लेकिन नृत्य त जो होता है वो ताल लयाश्रयम होता है, ताल और लय से बद्ध होता है। ये छोटी छोटी, जैसे कि अभी बताया था गायन और संगीत में अंतर, वैसे ही नृत्य और नृत्य में अंतर। ये बात करते हैं पांचाली नाटक का विचार आपके मन में कैसे आया, श्रेया। तो मुझे एक कविता दादा ने दी थी और बोला कि इस पे सोलो तैयार करो। वो कविता थी द्रौपदी के ऊपर, जो कि पहली कविता है जिसे तुम बखूबी परिचित हो, जिसे हम करते हैं। और एकदम मन में आया कि यार दादा का बर्थडे भी आने वाला है, तो दादा के बर्थडे के दिन करेंगे पांचाली का शो, जिसे देखकर वो बहुत खुश होंगे। और अक्सर वो ना नाटक देखकर जो रोने लगते हैं, मतलब नाटक अच्छा जा रहा है। दादा अगर रोए हैं मतलब नाटक बेहद बेहतरीन है। तो लेकिन जब पढ़ते गए, बार बार पढ़ा, तो काफ़ी सारे विचार आने लगे मन में कि द्रौपदी को पांचाली क्यों बोलते हैं, वो उसका जन्म अग्नि से हुआ, और 5 एलिमेंट्स की क्या भूमिका है। और अभी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो द्रौपदी हर आंगन में पलती है, हमारा ऐसे एक डायलॉग भी है। तो अभी जो महिलाओं की या लड़कियों की जो स्थिति है वो कहाँ से कैसे कनेक्ट करती है, ऐसे सोच कर कुछ कुछ आने लगा मन में। गूगल से बहुत हेल्प ली। दादा की पूरी डिक्शनरी में जितनी भी कविताएं हैं, ऐसा लगा कि क्योंकि इंटर्नशिप करना था तो सोच लिया था पहले ही कि एक कहानी, एक नाटक, एक सोलो, एक ऐसे ऐसे कुछ कुछ करेंगे। तो लगा कि यार ये वाला जो प्रोडक्शन है वो हम कविताओं के ऊपर कर सकते हैं, और काव्य का गहरा संबंध है नाटक से। तो वैसे ढूंढी खोजी कुछ कविताएं, उसमें से सिलेक्ट किया, उसको एकदम रूपांतरित किया कि इसको हम नाट्य रूपांतरण कैसे करें, या कैसे लोगों को समझ में आएगा कि उसका जन्म अग्नि से हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है। तो ऐसे कर कर के फिर सोचा कि सब 5-5 है, 5 एलिमेंट्स है और 5 कविताएं हैं, तो क्यों ना हम 5 लड़कियां लें और 5 स्टाइल में इसको हम पेश करें दर्शकों के सामने। तो कोशिश थी कि एक नृत्य नाटिका, एक जो पर्टिकुलर कविता होगी वो नृत्य नाटिका में होगी, एक माइम में कर लेते हैं, एक स्टाइलाइज कर लेते हैं, एक रियलिस्टिक कर लेते हैं। तो आइडिया तो बेसिक ये था, पर वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। फिर बस करते करते सबसे बातें हुई, और बहुत सारी बातें जो भी हम साथ में नाटक कर रहे थे, और बहुत सारे एक्सपीरियंस, आइडियाज़ शेयर किए, और बस पांचाली का ऐसे निर्माण हुआ। तो जीती रहो बच्चा। थैंक यू अब्बा। वाह, आपकी भावपूर्ण गायकी जी। हरी भाई हेलो, नीलम दीदी हेलो, विशाल जी हेलो। तो ऐसा कुछ रहा और पांचाली ऐसे बना। अब काव्य की बात करते हैं तो नाट्यशास्त्र में बताया गया है कि काव्य 2 प्रकार से विभाजित किया है नाट्यशास्त्र में। तो एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। तो श्रवण में जो हमें अनुभूति होती है या दर्शकों को अनुभूति होती है, उसका माध्यम हमारे कान होते हैं। लेकिन दृश्य काव्य जो है तो वो हमारी आँखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा
हम जो भी महसूस कर रहे हैं वो हमारे अंदर होता है और आह्लादक तत्व हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दृश्य काव्य का एक नमूना जो है नाटक भी है, और जो कि हम करते रहते हैं। बढ़िया। अपूर्वा मिश्रा, हेलो सभी को। तो ऐसा रहा कुछ। उसके बाद नाटक में हम बात करते हैं रसों की। तो भरत मुनि जी ने रस बताए हैं, जो कि हैं श्रृंगार हास्य करुणो रौद्र वीर भयानकः विभत्स अद्भुत इत्यष्टो नाट्य रसा स्मृतः। जैसे कि आप जानते हैं, और एक टेक्निक, जब भी कहीं वर्कशॉप लेने जाते हैं तो रसों की बात तो होती ही है। बिना रसों के नाटक ही संभव नहीं है। नाटक की आत्मा रस को माना गया है, और रस जो हैं उसको याद करने की पता नहीं एक प्रोसेस है मन में, वो बता देते हैं कि सबसे पहले श्रृंगार। तो श्रृंगार सबसे पहले प्रेम हुआ, श्रृंगार। उसके बाद हास्य। जब हम प्रेम में होते हैं अपने आप हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और इन सब के भी जैसे नाट्यशास्त्र में 6 टाइप का हंसना बताया गया है। वैसे तो टाइप 2 ही हैं कि आप एक स्व अपने लिए हंस लो और एक दूसरों को हंसा दो, लेकिन उसके भी एक मुस्कान है, फिर एक अट्टहास वाली हंसी है जो कि अंत में आती है। तो श्रृंगार, पहले प्रेम हुआ, उसके बाद इंसान ने हंसना सीखा, जाना कि हंसी क्या होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण। अब दुनिया की रीत है कि हंसे हो तो रोगे भी, तो ऐसे याद रहता है कि श्रृंगार, फिर हास्य, करुण, उसके बाद रौद्र। कि हम जब करुण हुए थे तो हम किस कारण करुण रस हमारे अंदर आया, क्या हमारी गलती थी? अगर थी तो हम ये गलती कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं थी तो सामने वाले ने इतना क्यों बोल दिया? तो ये सारे सवाल आने लगते हैं, उससे उभरते हैं हम, और फिर दूसरा रस आ जाता है, श्रृंगार, हास्य, करुण। करुण के बाद रौद्र, रौद्र के बाद वीरता प्रवेश करती है। ठीक है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर। वीर के बाद जब युद्ध हो गया है सब जगह, तो बहुत भयानक हो जाता है कि तलवारें चल रही है और यहाँ खून है, वहाँ किसी का हाथ कटा डला है। तो ये सब होता है। ऐसे एक स्टोरी कनेक्ट करके सारे रसों को याद कर सकते हैं और हम कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी अपने जहन में बैठा सकते हैं ऐसी कोई टेक्निक से। तो बहुत खूब। ओके, और अब हम बात करते हैं अलंकारों की। तो अलंकार कैसे हेल्प करते हैं? तो अलंकारों को एक आह्लादक तत्व माना गया है। जैसे अलंकारों के बिना भी एक नारी है, तो नारी ही रहेगी, लेकिन जब वो अलंकारों को धारण कर लेती है तो वो एक परिष्कृत रूप प्राप्त करती है, उत्कर्षता उसके अंदर प्रवेश करती है, वो और भी खूबसूरत लगने लगती है। वैसे ही नाट्य में अलंकार को हम यूज़ करके नाट्य को और बढ़िया तरीके से पेश कर सकते हैं। और रस हो गया, अलंकार हो गए, और जो संवाद होते हैं वो तीन तरीके से विभाजन किया है संवादों का। एक होता है कि जब हम संवाद बोल रहे हैं उसे सारे लोग सुन रहे हैं। एक होता है जिसे हम स्वगत बोलते हैं। दूसरा जो संवाद दूसरा माना गया स्वगत, जो हम बात कर रहे हैं जिसे दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो पात्र मौजूद हैं मंच पर, वो उसे नहीं सुनते, वो हमारे मन की बात होती है। और तीसरा होता है कि हम डायलॉग बोल रहे हैं और कुछ पात्र सुन पा रहे हैं और कुछ पात्र नहीं सुन पा रहे हैं। जैसे कि बगल में एक कोई पात्र खड़ा है, हमें वो बात उसे नहीं कहनी, या हम उसी की बुराई कर रहे हैं किसी अन्य पात्र से, तो ये वो तीसरा टाइप होगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अब और क्या बता दें, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो जो अभिनय है, अभिनय को 4 प्रकार से बांटा गया है। तो उसमें आते हैं आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। आंगिक में यहाँ से हम नृत्य को रिलेट कर सकते हैं। जैसे नृत्य में मुद्राएं होती हैं कि एक होती है संयुक्त मुद्रा, एक होती है असंयुक्त मुद्रा, है ना। तो वैसे ही मुद्राओं का प्रयोग नाट्य में भी हुआ करता था या होता है अभी भी। तो जैसे हम बोलते हैं कि ए, तो ये जो है ये एक एक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ, असंयुक्त हस्त। और संयुक्त हस्त
कि सुनो ये ले लो, तो ये जो है वो संयुक्त हस्त हुआ। लग रहा है माधुरी दीक्षित बोल रही, अरे बाप रे, ओहो हो, बहुत बढ़िया। वो सम्माननीय है हमारे लिए बहुत, उन्हीं को देख देख के बड़े हुए हैं। और पता नहीं टीवी में जब माधुरी दीक्षित जी को देखते थे तो लगता था कि यार ये तो एक्टिंग भी करती है, डांस भी बढ़िया, अरे गाती भी हैं, वाह हमें भी ऐसे ही बनना है बड़े होके कुछ। और कला के अनुभवों का प्रेजेंटेशन, बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो ये हो गई आंगिक में नृत्य कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया संयुक्त हस्त और असंयुक्त हस्त। वहीं नृत्य में होता है पताका, कर्तरी मुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल, ये सब हस्तक हम नृत्य में, और कई बार नृत्य नाटिका में भी ये सारे हस्तक बात करते हैं। और स्वगत, जब हम संस्कृत नाटकों की बात करते हैं तो स्वगत जो होता है उसकी मुद्रा ये होती है कि अगर एक एक्टर अभिनेता ने ऐसी मुद्रा लगाई है, मतलब वो स्वगत है, वो स्वगत कर रहा है, अपने मन की बात बोल रहा है, अपने आप से बोल रहा है। तो ये है थिएटर और हिंदी व्याकरण की अच्छी शिक्षिका। बिल्कुल श्रेया, हमें याद आया हिंदी व्याकरण से कि अभी वाचिक पर आएंगे हम लोग। तो आंगिक के बाद वाचिक ही होता है, और वाचिक में जो शब्दकोश है, या अभी तो नॉर्मली लोग सा और शा में अंतर करना समझ गए हैं, लेकिन जो षटकोण वाला है और शक्कर वाला है उसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और हिंदी वर्णमाला जो है, क वर्ण, क चटपट ऐसे बोलते हैं, तो क वर्ण, और उसको बार बार पढ़ना, देखना, सुनना, समझना। अरे हाँ, सुनना से याद आया कि जब भी हम कोई वर्कशॉप, अभी हम संगीत नाटक एकेडमी में एक वर्कशॉप अटेंड करने गए थे जबलपुर से, दादा अरुण दादा ने भेजा था हम लोगों को। तब वहाँ देखा, पाया कि लोग बहुत उत्साह में थे, अच्छी बात है, पर उत्साह में हमें सुनना नहीं छोड़ना चाहिए कभी। अगर जो टीचर है वो कुछ बोल रहा है, तो अगर हम सुन ही नहीं रहे तो वो हमारे अंदर कैसे आएगा, हम कैसे महसूस कर पाएंगे कि वो क्या हमें सिखाना चाह रहा है। तो लोग आजकल बहुत ऐसे थे कि उनको पहले से पता था चीज़ें। मुझे लगता है कि हमें कितना भी क्यों ना पता हो, हमें हर बार एक नए तरीके से चीज़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और क्योंकि हर एक सिखाने वाले का तरीका अलग है। दादा बोलते हैं कि अरुण दादा कहते हैं कि हर एक जब भी कोई चीज़ करो तो हर बार एक भूल जाओ कि तुमने पहले किया है, और नए तरीके से करो, और ऐसा सोचकर करो कि अब तुम अंतिम बार कर रहे हो। अगर तुम ये तुम्हारा अंतिम है, इसके बाद तुम वो कभी नहीं करोगे, तो तुम अपना सब कुछ झोंक दोगे ना उसको करने में। अनिल सर बने रहिएगा प्लीज़। हेलो टू सी यू पूजा, गुड इवनिंग। ओके, कुछ गाना भी सुनाओगे तो अच्छा लगेगा। अनिल सर, आपका सिखाया हुआ गाना ही सुनाते हैं, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। यदि मैं उछल कर इस फूलों भरी डाल को, यदि मैं उछल कर इस फूलों भरी डाल को नहीं छू पाता, नहीं छू पाता, तो वह है क्यों नहीं, तो वह है क्यों नहीं, झूल कर मेरे पास आ जाती, झूल कर। आंखें उसे पाने के लिए जितना प्रयास मेरे लिए जरूरी है, आंखें उसे पाने के लिए जितना प्रयास मेरे लिए
मुझ तक आने के लिए, मुझ तक आने के लिए उतना उसका भी तो हो, उतना उसका भी तो हो, उतना उसका भी तो हो। कुछ मैं उछलूं कुछ वह झुके, कुछ मैं उछलूं कुछ वह झुके। आ, 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 जी सर, तुम अभी हाल में एक गाना भेजी थी, ज़रूर गाना। अच्छा अनिल सर, कौन सा वाला गाना आप बता दीजिए प्लीज़। आप एक्टर के टूल्स के बारे में बात कर रहे हो। जी ठीक है अनिल सर, वो गाना बता दीजिए, बिल्कुल गाएंगे, हमें तो बहुत मज़ा आता है। पता नहीं, एक बार गाने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो और गाते जाना है, गाते जाना है। जफ़र सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। कुछ रिकॉर्डेड भेजी थी तुमने, बहुत अच्छा। अनिल सर, पता नहीं, कुछ ऐसा है ना कि हम कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करते रहते हैं, पर ज़रा सा ध्यान दिलाएंगे तो इजी हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। 14 सितंबर को संविधान सभा में एकमत हिंदी को राज्यसभा देवनागरी लिपि में राज्यसभा का। ओके ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पीछे जो छोड़ा हुआ था उसे कंटिन्यू करते हैं। आंगिक, वाचिक, वाचिक में जैसे क्षत्रिय, जैसे हाँ गड़बड़ करते हैं लोग गृह और ग्रह में। तो ग्रह जो है, लोग अक्सर बोला करते हैं कि यार कहाँ जा रहे हो, मैं ना ग्रह प्रवेश में जा रहा हूँ। तो ग्रह जो होता है वो तो प्लैनेट होता है, लेकिन घर जो होता है वो गृह होता है। उसकी मात्रा और इसकी मात्रा में अंतर है, उसे हमें पहचानना चाहिए। हम अक्सर गलती कर देते हैं। किसी नाटक में गाया था, ठुमरी टाइप थी वो किसी नाटक में गाया था। सर बुंदेलखंडी कुछ गाने का मन हो रहा है, वो सुना दें। आपके साथ विवेचना रंगमंडल के नाटक के लिए अपने शहरों में जाने का मौका मिला। अच्छा, अनेक शहरों में जाने का मौका मिला, तब पता चला कि आप कितने खुशमिजाज। ओके, बस श्रेया, सबके सानिध्य में रहते रहते सबसे कुछ ना कुछ सीखा, और बस अभी भी सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। ऐसा लगता है अनंत काल से अनंत काल तक। फिर से डायलॉग याद आ गया एक पांचाली का। तो बस सीखने की प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी। और बात करते हैं स्ट्रेस की। तो लोग कहते हैं कि यार स्ट्रेस मत लिया करो, वो बहुत हानिकारक है। लेकिन जब बात करते हैं कि स्ट्रेस के भी टाइप हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो बहुत आराम उसको चाहिए। वो कभी अपने आप को ऐसा नहीं करता है कि वो लगे रहे, नहीं अब ये ख़त्म हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। उसे जब भी मौका मिलता है वो बिल्कुल रेडी रहता है आराम करने के लिए। तो जब हमें हेल्प करती है वो चीज़, मैसेंजर पे भेजा था अनिल सर, पता नहीं क्या भेजा हमने, किसी नाटक का गाना, थका थका सूरज जब नदी से। अच्छा, वो तो मयंक भैया, वो तो फिल्मी था। अनिल सर तो किसी नाटक के गाने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर थे, क्या बोल रहे थे, हाँ स्ट्रेस। तो ये पता चला कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, जो कि हमारे गुरुजनों का हम पर बना रहता है लगातार, कि भाई अब क्या कर रही हो, आज क्या पढ़ा, अच्छा रियाज चल रहा है, और क्या पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, और बताओ नाट्य शास्त्र कब लिखा गया, बताओ किसने लिखा, कितने श्लोक हैं। ये सब जो स्ट्रेस बनाता है, जो गुरुजन हमें कुछ रचनाएं भेजते हैं और बोलते हैं कि इसे पढ़ लेना, और पूछना उनका, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है।
नेगेटिव स्ट्रेस वहीं कि हम जब कोई इंटरव्यू देने गए हैं, पूजा ना स्ट्रेस देती और ना ही अनिल सर, बस हमें याद आ रहा है कि आप हमें सीआर बोलते हैं और वो एकदम गूंज उठता है अभी भी। तो हाँ, तो स्ट्रेस की बात कर रहे थे। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तब इतनी घबराहट होती है हमारे अंदर कि हमें बहुत सारी चीज़ें अगर बन भी रही हो और हम जानते हैं कि उसका आंसर हमें किस तरीके से और क्या देना है, लेकिन फिर भी हम नहीं दे पाते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम उस समय जिस स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं वो एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। हमें हमेशा एक पॉजिटिव स्ट्रेस लेकर चलना है, हमें हमेशा लगे रहना है, हमें एक रूटीन फॉलो करना है कि हमें भाई इतने बजे उठना है, उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हमें रियाज़ करना है, और ये सारी चीज़ें हमारे काम में